हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेक्टर क्लास। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम वेक्टर के बारे में जानेंगे। देखिए, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है आपका वेक्टर और एक होता है स्केलर। तो देखिए, वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है, जिसका डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हो वो आपका होता है वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, परिमाण, ओके। और स्केलर क्या होता है, जिसका खाली आपका क्वांटिटी रहे, मैग्नीट्यूड रहे, वो होता है आपका स्केलर। देखिए, इसका एग्जाम्पल वेक्टर का, एक कार है, अगर मैं बोलूँ ये कार 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है। ठीक है, मैं बोली क्या, खाली 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई कि ये नॉर्थ की ओर जा रहा है कि साउथ की ओर जा रहा है कि ईस्ट की वेस्ट। अगर मैं बोल दूँ ये ईस्ट की ओर 30 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये डायरेक्शन है ना, और ये 30 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। सो क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस जब डायरेक्शन आ जाए वो आ जाता है आपका क्या, वेक्टर, जिसका डायरेक्शन रहे एंड मैग्नीट्यूड रहे। ठीक है, सो फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर वेक्टर। कैसे, अगर मान के चलिए ये बॉल है, रेस्ट पोजीशन में है, जब तक उसको मैं किक ना करूं तो जाएगा नहीं ना। अगर मैं किक करूँ तो इस ओर जा सकता है, ये और है ना। बॉल नहीं, एक पत्थर है मान के चलिए, ओके। अगर ये पत्थर को मैं जब तक ये रेस्ट पोजीशन में है तो आपका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड है ना खाली। जब तक मैं उसको फोर्स ना दूं तो इधर खिसकेगा, या मैं इधर से फोर्स दूं तो यहाँ जाएगा, है ना। ऊपर से करूँ तो ये थोड़ा कंप्रेस होगा, नीचे जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। मतलब जब तक इसको फोर्स ना दे तब तक ये हिलेगा नहीं, फोर्स देंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, है ना, क्वांटिटी का। सो फोर्स इज द बेस्ट क्वांटिटी ऑफ एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। तो स्केलर में जब आएंगे, देखो स्केलर मतलब क्या होता है, अब मान के चलिए मेरा हाइट है 5 फीट, ओके, 5 फीट है। तो हाइट को हम बोलते हैं क्या, इस डायरेक्शन में 5 फीट है कि इस डायरेक्शन में 5 फीट है, नहीं बोलते ना। सो हाइट इज योर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर होता है क्या है, क्लियर हो गया ना। अब आते हैं, देखिए वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ईस्ट की ओर जा रहा है, मतलब ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर लैंग्वेज में इसको इनिशियल पॉइंट कहा जाता है, जहाँ से शुरू होता है जिस पॉइंट से, और जहाँ पर ख़त्म होता है उसको कहा जाता है टर्मिनल पॉइंट। तो वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, ए टू बी, ऊपर में ऐसे एरो मार्क दे के डिनोट किया जाता है। अगर ये दिशा चेंज कर देगा, मतलब ये ईस्ट की ओर जा रहा है, अगर B2 है जब लिखेंगे इसको तो यहाँ पर नेगेटिव करके लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। पोजीशन वेक्टर मतलब जनरली क्या होता है ना, वेक्टर को हम जब 3D में लिखते हैं तो देखिए ये आपका y एक्सिस हो जाता है, ये आपका x एंड दिस इज योर z। मान के चलिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो जाता है आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर को ऐसे OP वेक्टर करके लिखा जाता है और R वेक्टर करके लिखा जाता है। अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन, ये y एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। तो ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर P, जो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन से पास होता है वो होता है आपका क्या, ओरिजिन। तो जब ये पोजीशन वेक्टर, जब ये पोजीशन वेक्टर ना y एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है और x एक्सिस के साथ जब एंगल बनाता है और z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। सो हम अगर इसको नाम दे दे, जैसे कि ये पोजीशन वेक्टर अगर y एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट करेगा उसको हम गामा, और ये x एक्सिस के साथ जब ये एंगल क्रिएट करेगा तो बीटा, एंड ये z एक्सिस के साथ जब एंगल क्रिएट करेगा अल्फा करके नाम देंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है इन तीनों के बीच। सो ये रिलेशन होगा कॉस बीटा इक्वल टू y बाय r एंड कॉस गामा इक्वल टू z बाय r। ठीक है, देखिए इफ ए बी वेक्टर, ठीक है, ए बी एक वेक्टर है, तो ए इज योर इनिशियल पॉइंट एंड बी इज योर टर्मिनल पॉइंट, है ना। तो ये वेक्टर को जब हम मैग्नीट्यूड करके लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है, और ए बी। ठीक है, सो
ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर यूजुअली एक्सरसाइज में यूज होगा। सो ए वेक्टर को लिख सकते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए करके ए एंड सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू सी। ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर देखिए क्या होता है। अगर मान के चलिए ये एक इनिशियल पॉइंट है ए एंड दिस इज योर टर्मिनल पॉइंट बी, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर कर लिखते हैं। इतना बड़ा ना करके इसको हम सिंपली एक छोटा नाम देके ए करके लिखे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, वेक्टर का सिंबल। सो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको छोटा नाम देके। तो जब इसका मैग्नीट्यूड करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर होता है क्या है। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड ना हो और डायरेक्शन भी ना हो, दैट इज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम, दैट इज जीरो, है ना। जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो ना ही डायरेक्शन तो क्या होगा, जीरो ही होगा ना। सो एग्जाम्पल देखिए जीरो वेक्टर का, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। So here no magnitude, no direction, that is initial and terminal point is zero। देखिए हम कैसे लिखते थे, ए बी करके लिखते थे ना, तो ये आपका क्या होता था, इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज अ टर्मिनल पॉइंट। ये एक ही बिंदु में अगर ए रहे तो ये अब जीरो होगा ना, ये इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा, डायरेक्शन भी जीरो होगा, ठीक है। जीरो वेक्टर क्या है समझ में आ गया। अब आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको कहा जाता है क्या, यूनिट वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड इज 1। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, 1 इनिशियल पॉइंट एंड डिफरेंट टर्मिनल पॉइंट, मतलब एक इसका इनिशियल पॉइंट हो लेकिन डिफरेंट टर्मिनल पॉइंट हो। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, फिर बी किए, फिर सी किए। सो इनिशियल पॉइंट एक हो एंड डिफरेंट टर्मिनल पॉइंट हो, उसको कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर ये होता है कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ए से बी हो, सी से डी हो, मतलब डायरेक्शन मैटर नहीं करता, अगर ये ईस्ट की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है, अगर दोनों पैरेलल हो जाए तब वो कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। हाँ, मतलब डायरेक्शन डजंट मैटर यहाँ पर। अब आते हैं इक्वल वेक्टर पर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, सो इस इक्वल वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए और वो पैरेलल में होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी उसका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहलाते हैं आपका इक्वल वेक्टर। अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, अब पढ़ाए ना हम, अगर ये इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर टर्मिनल पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से जा रहे हैं, उसका दिशा अगर हम चेंज कर दिए तो आगे क्या आ जाएगा, उसका नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अब देखिए आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर जनरली होता क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए जे कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में कैसे आया हम अभी डिराइव करके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ दिख नहीं पाएगा आपको, ये आपका हो गया है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ओके, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये एक बी है पॉइंट और ये है आपका ए पॉइंट एंड दिस इज योर सी पॉइंट, तो ये आपका वाई एक्सिस में है, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 y 0। ये एक्सिस में है तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x 0 0 एंड जेड में है तो ये 0 0 जेड, ठीक है। तो वेक्टर में क्या होता है ना, याद रखिए वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका आर वेक्टर इक्वल टू ए जे कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होता है ना। तो आई कैप जे कैप के कैप कहाँ से आएगा, मतलब जो एक्स एक्सिस में होता है ना उसको आई कैप लिखा जाता है, इसका ये डिस्टेंस को, और जो वाई में रहता है उसको जे कैप लिखा जाता है, जी कैप में रिप्रेजेंट करा जाता है, और ये जो जेड एक्सिस में होता है उसको के कैप में रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, ओके। और जो है ये इसका ये इन लोग का मैग्नीट्यूड जो होता है ये आपका 1 होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू, ये जो है ना इसका कोफिशिएंट, मतलब ये ए बी सी है, ये सब आपका डिजिट होगा, ठीक है। आइदर ये नेगेटिव में भी होगा या फिर पॉजिटिव में भी होगा। सो इसका जब हम स्क्वायर करके रूट कर देंगे तो निकल आएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। क्वेश्चन में करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर को हमेशा हम कैप करके डिनोट करते हैं। जैसे अभी हम बताए थे इधर कि ये आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर मतलब 1 हुआ,
है कि नहीं, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ओके, दैट इज ये जो निकलेगा कि नहीं, हम जब भी निकालेंगे यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू 1 ही आएगा। क्वेश्चन में करेंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, पता चल गया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। आते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। अगर मान के चलिए एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 5i है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एंड के करता है जेड को। ओके, तो जब हम इसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब ए प्लस बी जब कर देंगे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस क्या है आपके 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 प्लस 5 इज 8, 2 प्लस 2 इज 4 एंड 5 प्लस 9 इज 14। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो 3 माइनस 5 इज -2, 2 माइनस 2 इज 0 वेक्टर, सॉरी 0 जे कैप एंड 5 माइनस 9 इज 4k कैप। समझ में आया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब देखिए वेक्टर में एक ट्राइंगल प्रॉपर्टी होता है। देखिए अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका इधर से नीचे गया है तो इसका इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल है, फिर ये यहाँ से गया है ना, फिर ये यहाँ से गया है, मतलब सबका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है कि नहीं। तो हमेशा जब भी इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो ये आपका हो जाता है 0, है कि नहीं, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अगर ए बी प्लस बी सी और सी ए को अगर हम ए सी कर दें, डायरेक्शन दिशा बदल दे, तो हमने आपको पढ़ाया था कि नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस ए सी करके लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। सो एक रिलेशन फॉर्म होता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है, हम यहाँ पर सी ए को दिशा चेंज किए, वैसे बी सी को भी कर सकते हो एंड ए बी को भी कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज करके नेगेटिव करके इसका एक रिलेशन एस्टेब्लिश आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्राइंगल प्रॉपर्टी भी हम जब करेंगे एक्सरसाइज में ये यूज होगा। अब आते हैं देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। ठीक है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए ये है आपका 3D स्पेस है, मान के चले यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक P1 है एक P2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। ओके, तो ये देखिए तो हमने आपको पढ़ाया था, तो ये एक्स एक्सिस को मान के इधर ना इसको ना हम एक्स एक्सिस दे दिए, इसको y कर दिए, इसको z कर दिए, तो एक्स एक्सिस को हमेशा आई कैप से डिनोट किया जाता है एंड y को j में एंड z को k में। तो बाय ट्राइंगुलर लॉ जब हम ये 2 पॉइंट है P1 P2 इसको हम ओरिजिन से जब कनेक्ट कर देंगे ये ट्राइंगल बन जा रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर ट्राइंगुलर लॉ अप्लाई करें, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं +2 फर्स्ट ईयर में कि ट्राइंगुलर OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इक्वल टू OP2, दैट इज OP1 प्लस P1 P2 इक्वल टू OP2, है कि नहीं। अगर हम P1 P2 को इधर लिखें और OP1 को इधर लिखे तो ये आपका हो जाएगा क्या, नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखिए P1 P2 वेक्टर जो होता है OP2 को हम कैसे लिख सकते हैं, OP2 वेक्टर ये आपका है OP2 वेक्टर, दैट इज x मतलब i कैप, y मतलब j कैप एंड z2 मतलब k कैप, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप नेगेटिव OP1 क्या है आपका x1 y1 z1, दैट इज x1 j i कैप एंड प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। देखिए आई जे में कंफ्यूज मत होना, x का मतलब होता है i कैप, y होता है y एक्सिस में होता है j कैप एंड z एक्सिस में होता है k कैप। ठीक है, तो देखिए तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सो जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ P1 P2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट जब क्वेश्चन में दिया जाएगा तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका ये। ठीक है, ये सिंपली वेक्टर के लिए और ये मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है ना, ये ऐसा है ना। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला ये 3D स्पेस है, ये एक पॉइंट है
और ये एक पॉइंट है। जब ये पॉइंट को हम ओरिजिन में ज्वाइन कर देंगे, फिर जाके यहाँ ओरिजिन से अगर हम बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन, तो ये जो P एंड Q है ना, ये जो एक लाइन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आता है, एक इंटरनली सेक्शन फार्मूला और एक होता है एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला। देखिए ये पी क्यू को जब हम डिवाइड कर दिए m/n रेशियो में, तो m/n रेशियो को हम लिख सकते हैं m की जगह पी आर वेक्टर है ना, पी आर वेक्टर डिवाइड बाई n को लिख सकते हैं आर क्यू वेक्टर। ओके, देखिए बाय ट्राइंगुलर लॉ हम क्या किए, इसको पी आर वेक्टर को भी कैसे लिख सकते हैं हम, पी आर कौन सा है आपका, पी आर है ना, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। पी आर वेक्टर को लिख सकते हैं हम ओ आर, दिस इज योर ओरिजिन, ओ आर माइनस ओ पी, दैट इज ओ आर वेक्टर। हमने जब पोजीशन वेक्टर यहाँ पर किया था तो उसको आर वेक्टर में डिनोट कर रहे थे, सो इसको ओ आर को भी हम लिख सकते हैं आर वेक्टर, एंड ओ पी को लिख सकते हैं, मान के चलिए ये जो वेक्टर है हम ए वेक्टर में डिनोट किए इसको छोटा करके, तो लिख सकते हैं इसको माइनस ए वेक्टर। ओके, अब देखते हैं आर क्यू वेक्टर, सो दिस इज योर आर क्यू। तो ये भी एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं, जब ये सेक्शनली डिवाइड हो रहा है, ये जो लाइन है ओरिजिन से आर अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, तो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, एक हो रहा है ओ क्यू आर और एक हो रहा है ओ आर पी, है कि नहीं। तो देखिए अब हम आर क्यू में जब आएंगे तो बाय ट्राइंगुलर लॉ ओ क्यू वेक्टर लिख सकते हैं इसको, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर। ओके, तो हम ये ओ क्यू वेक्टर अगर हम बी वेक्टर करके डिनोट किए तो बी वेक्टर लिख सकते हैं, एंड ओ आर वेक्टर इज आर वेक्टर। तो जब हम m/n पी आर वेक्टर एंड आर क्यू वेक्टर हमको मिल गया, अगर हम इधर पुट कर दिए पी आर वेक्टर की जगह आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एंड आर क्यू वेक्टर की जगह हम पुट कर दिए इधर बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, तो एक रिलेशन जो मिल गया हमको, आर वेक्टर इक्वल टू, जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनली जब सेक्शंस फॉर्मूला यूज होगा, और इसको जब एक्सटर्नली हम निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका ये, ठीक है। एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, ये इंटरनली इसको डिवाइड किया है ना, एक्सटर्नली मतलब ऐसे बाहर से डिवाइड करेगा एक लाइन, ठीक है, ऐसे एक बाहर से अगर डिवाइड करेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, कुछ नहीं है, बस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बाहर से कैसे करेगा, मतलब देखिए अगर ऐसे बाहर से ये एक हो गया डिवाइड में, है ना, ये एक एम एन हो गया, ये एम हो गया, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो फॉर्मूला ये होगा, इंटरनली करेगा तो ये होगा। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हम दो पढ़ेंगे, जो होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट एंड योर वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एंड वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। काहे के लिए, देखिए डॉट प्रोडक्ट मतलब ये जो डॉट है इसलिए डॉट बोलते हैं, एंड क्रॉस मतलब ये क्रॉस है करके क्रॉस बोलते हैं। ओके, देखिए जब इसका फॉर्मूला डिराइव होता है तो इस तरफ क्या हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है दोनों का, है ना। सो ए वेक्टर एंड डॉट बी वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, जब भी निकलेगा उसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी में निकलेगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड आएगा, वेक्टर हट जाएगा। थीटा इक्वल टू, नेक्स्ट देखिए अगर हम थीटा की जगह 0 डिग्री कर देंगे, कैसे, ये थीटा है तो 0 डिग्री हम जब यहाँ पर लिख देंगे तो आपका क्या होता है, cos 0 1 होता है, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया आपका, ये आपका आ गया ना, स्केलर क्वांटिटी हो गया ना, ये 8 वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर नहीं बोला जाता है, खाली मैग्नीट्यूड बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया स्केलर क्वांटिटी। अगर हम थीटा यहाँ पर 0 किए, थीटा की जगह हम अगर एक 180 डिग्री ले लिए तो ये आपका हो जाएगा क्या, -1 होता है ना, cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। समझ में आया कि ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे स्केलर क्वांटिटी हुआ। अब आते हैं, देखिए 3 नंबर पर क्या हुआ, और एक रिजल्ट जो निकला आपका स्केलर प्रोडक्ट को लेके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, इसका 2 कैसे अराइज होता है, ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर
एंड बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। देखिए अगर थीटा की जगह हम 0 पुट करें, थीटा की जगह हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 90 हमारा 0 होता है, तो उसका परपेंडिकुलर ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब होगा, जब हम थीटा के वैल्यू अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, जब हम थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे तो अगर cos 90 0 हो गया तो ये भी पार्ट 0 हो जाएगा ना। सो ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 भी हो सकता है। समझ में आया। अब आते हैं 4 नंबर जो रिजल्ट डिराइव हुआ है, आई कैप जे कैप इक्वल टू आई कैप मैग्नीट्यूड जे कैप मैग्नीट्यूड इक्वल टू cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। मतलब आई कैप जे कैप इक्वल टू 0 होता है, जैसे कि जे कैप के कैप आई कैप, है ना। जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो आपका वो 0 हो जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। अगर आई कैप जे कैप को हम थीटा की जगह इधर 90 डिग्री जब ले लिए तो ये 0 हो गया। वैसे यहाँ पर जे कैप के कैप लेंगे तो ये भी, अगर cos थीटा की जगह 90 लेंगे तो ये 0 होगा, के कैप आई कैप लेंगे तो 0 होगा। तो एक रिजल्ट क्या निकला, आई कैप जे कैप इक्वल टू जे कैप के कैप इक्वल टू के कैप आई कैप इक्वल टू 0। समझ में आया, ठीक है। जब भी ये तीन जो यूनिट वेक्टर है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ओके, अगर हम cos की जगह 0 लेंगे, है ना, सॉरी cos जो थीटा होता है थीटा की जगह हम 0 लेंगे तो 1 होगा। दैट इज आई कैप सॉरी आई कैप इक्वल टू जे कैप इक्वल टू के कैप इक्वल टू 1। समझ में, दो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, एक ए और एक, ठीक है। तो 5 नंबर में आते हैं स्केलर प्रोडक्ट को लेके जो एक रिजल्ट डिराइव हुआ। देखिए ए वेक्टर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ओके, सो रिलेशन जो एस्टेब्लिश हुआ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ओके, अब आते हैं 6 नंबर पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कैसे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा। जब हम cos थीटा को इधर लिख देंगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ में आया। तो 6 रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज योर, और उसको क्या कहते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया कि फिर से समझाऊँ? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूँगी। तो 6 रिलेशन एस्टैब्लिश किए हम स्केलर प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। अब उसका प्रॉपर्टीज में आते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, चेक करेंगे हम इसको क्वेश्चन में कि इक्वल होता है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर, ये भी चेक करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, के इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट के बी वेक्टर इक्वल टू के इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन क्या कहता है, ये सब प्रॉपर्टीज हम एक्सरसाइज करते टाइम सब एक एक बार चेक करेंगे। ठीक है, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन का फॉर्मूला होता है आपका, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट बी कैप, और इसको लिख सकते हैं हम बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखते थे, है ना, यहाँ पर लिखते थे ना यूनिट वेक्टर को, जैसे कि आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो इधर बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और क्या वो रिजल्ट डिराइव करेगा वो भी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।